हेलो बच्चे। बेटा आज की वीडियो में हम टॉपिक डिस्कस करेंगे क्लास 11th चैप्टर ग्रेविटेशन। ठीक है। सबसे पहला टॉपिक हमने क्या डिस्कस करना है, लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। अब सीबीएसई ने बेटा क्या करा हुआ है, सीधा ही केपलर लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन डिस्कस करा हुआ है। बट इससे पहले भी बहुत सारे लॉज आए थे, जैसे कि कुछ लॉज के बारे में हम पढ़ लेते हैं, वैसे सीबीएसई में नहीं है बट फिर भी चलो। जैसे सबसे पहले एक जियोसेंट्रिक मॉडल आया था। जियोसेंट्रिक मॉडल 100 एडी में आया था लगभग। ठीक है। और ये दिया था टैले नाम के एस्ट्रोनॉमर या साइंटिस्ट बोल लो। इन्होंने मॉडल दिया था जिसके अकॉर्डिंग अर्थ जो है वो एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है। लेट्स से ये अर्थ है, दिस इज अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, और इनके आसपास जितनी भी चीजें हैं जैसे कि अदर प्लैनेट्स हो गए या मून हो गया या सन हो गया, वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। ये जियोसेंट्रिक मॉडल था विच इज गिवन बाय टैले इन 100 एडी। इसके बाद भी कई तरीके के मॉडल्स आए। देन ब्राहे एंड केपलर जो हमने अभी पढ़ना है सीबीएसई में। अब केपलर जो थे बेटा वो ब्राहे के असिस्टेंट थे। ब्राहे ने क्या करा, एक पॉलिश एस्ट्रोनॉमर थे। ब्राहे ने क्या करा, कुछ ऑब्जर्वेशंस की, मतलब मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन, कुछ ऑब्जर्वेशंस की। अब केपलर ने क्या करा, ब्राहे की ऑब्जर्वेशन को फर्दर स्टडी करा और अपने लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन दे दिए उन्होंने। ठीक है। हमने सीबीएसई में क्या करना है, इन्हीं लॉज के बारे में पढ़ना है जो केपलर ने दिए थे यूजिंग द ऑब्जर्वेशन ऑफ ब्राहे। ठीक है। तो वो लॉ क्या थे, तीन तरीके के लॉ केपलर ने दिए थे। सबसे पहला लॉ केपलर्स फर्स्ट लॉ, जिसे हम लॉ ऑफ ऑर्बिट्स भी बोलते हैं बेटा। केपलर्स फर्स्ट लॉ जिसे हम लॉ ऑफ ऑर्बिट्स भी बोलते हैं। अब अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इन्होंने ये बोला इन्होंने क्या बोला कि हर एक प्लेनेट जो है वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, लेकिन सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं, इलिप्टिकल ऑर्बिट में। जैसे कि ये एवरी प्लेनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट। और सन जो है, क्योंकि एलिप्स के बेटा कभी भी आप देखोगे ना, आप 11th क्लास में हो, अगर आपके पास मैथमेटिक्स है तो आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा कोनिक सेक्शन, उसमें एलिप्स के बारे में पढ़ाया होगा। एलिप्स के पास अपने दो फोकस होते हैं। तो इन्होंने क्या बोला कि एवरी प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट, और सन जो है वो किसी एक फोकस पे प्रेजेंट होता है। लेट्स से ये वो फोकस है जहां पर अभी सन प्रेजेंट होगा। लेट दिस बी एस, यहां पर सन प्रेजेंट है। और क्योंकि एलिप्स की दो एक्सेस होती है तो यहां पर भी हमें दो एक्सेस बनानी पड़ेगी। लेट्स से दिस इज माइनर एक्सेस, इसको हम सी डी बोल देते हैं, एंड दिस इज मेजर एक्सेस। लेट दिस पॉइंट बी पी एंड दिस पॉइंट बी ए, और इस पॉइंट को हम ले लेते हैं ओ। ओ इज द सेंटर ऑफ एलिप्स। ओ इज द सेंटर ऑफ एलिप्स। केपलर के पहले लॉ ने क्या बोला कि एवरी प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन एलिप्टिकल ऑर्बिट। एलिप्टिकल ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं और सन जो है वो किसी एक फोकस पे प्रेजेंट होंगे, या तो यहां पर या तो यहां। अब पॉइंट पी क्या है, पॉइंट पी इज नोन एज पॉइंट ऑफ पेरिलियन। पॉइंट ऑफ पेरिलियन क्या, वो पॉइंट जहां से प्लैनेट सन से सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे प्रेजेंट होगा उसे हम बोल देंगे पॉइंट ऑफ पेरिलियन। अच्छा देखो, अगर सन को हम इस फोकस पे बनाते तो ये वाला पॉइंट पॉइंट ऑफ पेरिलियन बन जाता। ठीक है। देन पॉइंट ऑफ एफिलियन, ए इज नोन एज पॉइंट ऑफ एफिलियन, मतलब वो पॉइंट जहां पर कोई भी प्लेनेट जो है वो सन से सबसे फारदेस्ट डिस्टेंस पे होगा उसे हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ एफिलियन। अगर हम सन को इस फोकस पे ले लेते, इधर वाले फोकस पे लेते, तो ये वाला पॉइंट पॉइंट ऑफ पेरिलियन बन जाता और ये वाला पॉइंट पॉइंट ऑफ एफिलियन बन जाता। दिस वाज केपलर्स फर्स्ट लॉ विच इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। ठीक है। नेक्स्ट अच्छा एक और चीज, नेक्स्ट केपलर सेकंड लॉ पढ़ने से पहले हम एक और चीज डिस्कस कर लेते हैं। ये वाला पॉइंट ऑफ पेरिलियन बोला ना, पीए, क्योंकि एलिप्स की बात कर रहे हैं तो पीए इज नोन एज मेजर एक्सिस।
पीए इज नोन एज मेजर एक्सेस। और अगर हम ओपी और ओए की बात करेंगे बेटा, ओपी और ओए की बात करेंगे तो ये आपस में इक्वल होते हैं और इनको बोलते हैं, क्योंकि मेजर एक्सेस के डिस्टेंस को अगर हम 2a ले लें तो ओपी और ओए का डिस्टेंस इससे आधा हो जाता है और इसको बोलते हैं सेमी मेजर एक्सेस। क्या बोलते हैं? सेमी मेजर एक्सेस। ठीक है। ऐसे ही पीए अगर मेजर एक्सेस है और तो सीडी क्या होगी? सीडी इज कॉल्ड माइनर एक्सेस। सीडी इज कॉल्ड माइनर एक्सेस। और ओसी इक्वल्स टू ओडी क्या बन जाएगा? इसका डिस्टेंस होता है, माइनर एक्सेस का डिस्टेंस होता है 2b, तो ओसी और ओडी बन जाएगा b, विच इज ऑल्सो कॉल्ड सेमी माइनर एक्सेस। इट इज कॉल्ड सेमी माइनर एक्सेस। और भी बेटा इसमें चीजें हैं, बट सीबीएसई ने जैसे एसेंट्रिसिटी की बात अगर हम करें तो एसेंट्रिसिटी जो है वो काफी क्वेश्चंस में नहीं पूछी जाती। चलो अगर हम कर भी लें, एसेंट्रिसिटी की रेशियो क्या होती है? सन का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ एलिप्स, सन का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ एलिप्स, रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम द सेंटर ऑफ एलिप्स टू द डिस्टेंस ऑफ सेमी मेजर एक्सेस। अब इसमें हम ओपी लें या ओए लें कोई फर्क नहीं पड़ता, इस रेशियो को डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम द सेंटर ऑफ एलिप्स एसओ वाला डिस्टेंस और टू द डिस्टेंस ऑफ ओपी सेमी मेजर एक्सेस, इसको हम इस रेशियो को एसेंट्रिसिटी बोला जाता है। अब अगर हम एसओ की बात करें तो कैसे निकालेंगे? एसओ अपॉन में ओपी है, अगर हम ओपी को ए वैल्यू पुट कर दें तो एसओ आ जाएगा ई। ठीक है, एसेंट्रिसिटी इनटू डिस्टेंस ऑफ सेमी मेजर एक्सेस। ऐसे बेटा अगर हम एसपी और एसए का डिस्टेंस निकालें, एसपी और एसए के डिस्टेंसेस की रेशियो निकालें तो वो रेशियो भी हम फाइंड कर सकते हैं। एसपी जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन एंड एसए इज द लॉन्गेस्ट या फारदेस्ट डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन। अगर हम ये रेशियो निकालें तो बेटा रेशियो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? देखो हमें क्या रेशियो निकालनी है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन एसपी टू द लॉन्गेस्ट या फारदेस्ट डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन विच इज एसए। अच्छा, एसपी हम कैसे निकाल सकते हैं? डिफरेंस ऑफ ओपी माइनस एसओ, ओपी माइनस एसओ अपॉन में एसए वाला डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं? सम ऑफ एसओ प्लस ओए। मैथमेटिकली यही कर रहे हैं। अब व्हाट इज ओपी? सेमी मेजर एक्सेस का डिस्टेंस ए माइनस एसओ वाला डिस्टेंस हमने निकाल लिया है, प्रोडक्ट ऑफ एसेंट्रिसिटी एंड द सेमी मेजर एक्सेस अपॉन में ओए को चलो मैं पहले लिख देता हूं, ओए इज ए और एसओ को बाद में लिख देते हैं क्योंकि बेटा सम है कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ऊपर से ए कॉमन आ रहा है, इट इज 1 माइनस ई, और नीचे से भी ए कॉमन आ रहा है, इट इज ऑल्सो 1 माइनस ई। ए से ए कट गया तो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस और फारदेस्ट डिस्टेंस की रेशियो क्या आई है? 1 माइनस ई अपॉन में 1 प्लस ई। दिस इज द रेशियो। ठीक है, दिस वॉज केपलर्स फर्स्ट लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। केपलर्स फर्स्ट लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। Next was Kepler's second law of planetary motion, which is also known as law of areas. बेटा Kepler's second law इंपॉर्टेंट है और Kepler's थर्ड लॉ भी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट लॉ में तो चलो सिर्फ एक स्टेटमेंट ही, कुछ इतना मैथमेटिकली नहीं था। सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज सेकेंड लॉ के बेसिस पे कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं, थर्ड लॉ के बेसिस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है, केपलर सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ इट इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ एरियाज। अब सेकेंड लॉ में क्या बोला केपलर ने? चलो ठीक है, प्लैनेट रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट, लेकिन जब वो रिवॉल्व कर रहे हैं, जब वो रिवॉल्व कर रहे हैं, लेट दिस बी द सन एट वन ऑफ द फोकस। ठीक है, लेट से अभी प्लैनेट जो है वो P1 पॉइंट पे था, आगे बढ़ेगा P2 पॉइंट पे भी आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। P1 पॉइंट पे था, आगे बढ़ा P2 पॉइंट पे आ गया। ठीक है, अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को सन से ज्वाइन करें
और ऐसे ही आगे बढ़ेगा तो P3 पॉइंट पे आएगा, उससे आगे बढ़ेगा तो P4 पॉइंट पे भी आ जाएगा, और इन दोनों पॉइंट्स को भी हम सन से ज्वाइन कर देते हैं। अब केपलर ने सेकेंड लॉ में क्या बोला कि अगर टाइम टेकन बाय द प्लैनेट फ्रॉम P1 टू P2, प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है ऐसे मान लेते हैं, P1 फिर उसके बाद P2 पे आएगा, आगे जाके P3 और P4 पे भी आएगा, और सन के साथ कितना एरिया स्वीप करेगा, लेट दीज बी द एरियाज। अब केपलर ने सेकेंड लॉ में क्या बोला कि अगर प्लैनेट P1 से P2 आने का टाइम जितना है, P1 से P2 वाला टाइम, उतना ही टाइम P3 से P4 आने में लेगा, P3 से P4 आने में लेगा। इस लॉ को बड़े ध्यान से समझना बेटा। केपलर ने इस लॉ में क्या बोला कि अगर प्लैनेट P1 से P2 जितना टाइम ले रहा है, उतना ही टाइम P3 से P4 आने में लेगा, तो प्लैनेट जो है वो सन के साथ इक्वल एरियाज स्वीप करेंगे। द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट फ्रॉम द सन स्वीप इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, कि अगर प्लैनेट P1 से P2 आने में जितना टाइम ले रहा है, उतना ही एरिया, उतना ही टाइम P3 से P4 आने में लेगा, तो ये दोनों एरियाज आपस में इक्वल होंगे। कौन से एरियाज? एरिया ऑफ P1S P2 विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ P3S P4। बट ये दोनों एरियाज कब इक्वल होंगे? ये कंडीशन लगा दी केपलर ने कि जितना टाइम P1 से P2 आने में ले रहा है, उतना ही प्लैनेट टाइम P3 से P4 आने में लेगा, तभी ये वाले एरियाज आपस में इक्वल होंगे। ठीक है। या इसको केपलर ने बोल दिया कि एरियल वेलोसिटी को हम मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं? देखो, एरियल वेलोसिटी इज दिस dA अपॉन में dt, कि पर यूनिट एरिया कितना, पर यूनिट टाइम कितना एरिया चेंज हो रहा है, पर यूनिट टाइम कितना एरिया चेंज हो रहा है। या फिर एरियल वेलोसिटी को हम ये भी बोल सकते हैं कि एक सेकंड में कितना एरिया कवर कर रहा है प्लैनेट। ये ध्यान से सुनना, एरियल वेलोसिटी का मतलब है पर यूनिट टाइम में कितना एरिया कवर कर रहा है, या एक सेकंड में प्लैनेट कितना एरिया कवर कर रहा है। एरियल वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन इज कांस्टेंट, रिवॉल्विंग अराउंड द सन इज कांस्टेंट। ठीक है, दिस वाज केपलर्स सेकेंड लॉ, जिसको हम लॉ ऑफ एरियाज भी बोलते हैं, और इसको हम मैथमेटिकली कैसे प्रूव करेंगे? देखो, दिस कैन बी प्रूव्ड बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, या ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। जो हमने बेटा ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन में ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन पढ़ी थी ना, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, geometrical interpretation of angular momentum, which is L vector equals to 2m into में dA vector upon में dt. This was geometrical interpretation of angular momentum, मतलब mathematical form of geometrical interpretation of angular momentum. dA upon में dt यहां पर एरियल वेलोसिटी है। ठीक है, अच्छा देखो, अब हमने वहां पर भी बेटा ये चीज समझी थी कि जब भी प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है ना अराउंड द सन, तो उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रही। ऐसा नहीं है कि हम वहां पर जाके प्लैनेट को लात मार रहे हैं या फिर उसके साथ रस्सी घुमा रहे हैं, देन उसको खींच रहे हैं और वो घूम रहा है। मतलब एक्सटर्नल टॉर्क जो है वो प्लैनेट के ऊपर नहीं लग रही, एक्सटर्नल टॉर्क ऑन द प्लैनेट इज जीरो। ठीक है, जब तक एक्सटर्नल टॉर्क प्लैनेट के ऊपर जीरो है, तब तक हमने वहां पर पढ़ा था कि एंगुलर मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहेगा। जब तक एक्सटर्नल टॉर्क जीरो होगी, तब तक एंगुलर मोमेंटम ऑफ द प्लैनेट इज कांस्टेंट। ठीक है, अच्छा एक और चीज है बेटा, एक्सटर्नल टॉर्क जीरो क्यों है? एक तो मैथ ये हो गया थ्योरेटिकली कि हम वहां पर जाके कोई प्लैनेट को घुमा थोड़ी ना रहा है, कोई लात थोड़ी ना मार रहा है ताकि प्लैनेट घूमता फिरेगा, रोटेट होता रहेगा।
अपनी एक्सेस पे। मैथमेटिकली हम कैसे कर सकते हैं, देखो मैथमेटिकली कैसे करेंगे। एक्सटर्नल टॉर्क को हम वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, इट इज आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। जिसको ये फॉर्मूला नहीं समझ में आया ना, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन खोलो और रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड फोर्स देख लो एक बार फॉर्मूला। ये वाली फोर्स कौन सी है, जो सन प्लेनेट के ऊपर लगा रहा होगा, मतलब कौन सी फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ें तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, जी एम एम अपॉन में आर का स्क्वायर। लेकिन बेटा अगर हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें तो आप सबको पता होगा ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, कभी भी रिपल्सिव नहीं होगी बेटा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स को अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें, क्योंकि हमें यहां पर वेक्टर चाहिए, ग्रेविटेशनल फोर्स को अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो इट शुड बी माइनस जी एम एम अपॉन में, ध्यान से देखना, आर का क्यूब इनटू में आर वेक्टर। दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ, सॉरी वेक्टर फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। लेट्स से हम यहां पर पुट करते हैं, मतलब रीजन दे रहे हैं कि वाई, रीजन दे रहे हैं वाई एक्सटर्नल टॉर्क इज जीरो। अगर मैं यहां पर ये पुट करूं आर वेक्टर क्रॉस ब्रैकेट में, ये पूरी चीज बेटा यहां पे पुट कर देता हूं, माइनस जी एम एम अपॉन में आर का क्यूब इंटू में आर वेक्टर। इसको तो एक तरफ रहने दो, इन दोनों को लो, आर वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। अगर आपको ये भी याद है दैट ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हम ए वेक्टर के साथ करें तो वो जीरो होता है, तो बेटा आर वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट आर वेक्टर के साथ क्या होगा, इट इज ऑल्सो इक्वल्स टू जीरो। अगर ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ए वेक्टर के साथ ही जीरो होगा, नहीं तो प्रॉपर्टी देख लो एक बारी, आर वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट आर वेक्टर के साथ क्या होगा, जीरो। तो एक्सटर्नल टॉर्क ऑन द प्लैनेट इज जीरो, जिसकी वजह से एंगुलर मोमेंटम हमेशा उसका कांस्टेंट रहेगा। इसीलिए ना ये भी बोला जाता है कि दिस लॉ इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। बेटा ये भी आ सकता है एग्जाम में कि न्यूटन आ गया भैया, केपलर का जो सेकेंड लॉ है, लॉ ऑफ एरियाज, वो कौन से लॉ के ऊपर बेस्ड है, इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, कहां गया, एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, फिलहाल हम बात कर रहे थे कि हम एरियल वेलोसिटी को कांस्टेंट कैसे प्रूव कर सकते हैं। इसको हटाते हैं, हाँ जी, जब तक बेटा एक्सटर्नल टॉर्क जीरो रहेगी तब तक एंगुलर मोमेंटम उसका कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अब ये इधर ले आते हैं, तो डीए वेक्टर अपॉन में dt इज इक्वल टू एल वेक्टर अपॉन में 2l। हमने क्या डिस्कस करा अभी कि एल वेक्टर जो है एंगुलर मोमेंटम, बेटा एल लेंथ नहीं है, एंगुलर मोमेंटम है, 1000 बार बोल चुके हैं इसी वीडियो में। एल वेक्टर एंगुलर मोमेंटम जो है वो एक कांस्टेंट टर्म है। क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि एक्सटर्नल टॉर्क उसके ऊपर जीरो लगेगा। मास ऑफ द प्लैनेट भी कांस्टेंट होगा, आप नहीं चेंज कर सकते। इन शॉर्ट अगर आप देखो तो ये पूरी ही टर्म कांस्टेंट है, जिसकी वजह से ये टर्म भी कांस्टेंट है। बन गया कांस्टेंट, एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट आया, बिकॉज एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट का, मास तो आप वैसे भी चेंज नहीं कर सकते। अगर एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट ना आता ना बेटा, ये एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट ना प्रूव हो पाती। इसलिए बोलते हैं कि केपलर सेकंड लॉ इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। चलो ये तो हो गया। अच्छा, इसका अगर हम ग्राफ देखें ना, एरियल वेलोसिटी का ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, कभी भी एरियल वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। कभी कभार ग्राफ में पूछ लिया जाता है पेपर में। आगे बढ़े, अभी बेटा हमने इसी लॉ के बारे में बात करनी है और हमने यही चीज यूज करनी है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कि प्लैनेट जब भी सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है इन इलिप्टिकल ऑर्बिट, तब तक उसका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अब एंगुलर मोमेंटम का बेटा आपने एक और फॉर्मूला पढ़ा होगा, एम वी आर। कैसे आया ये फॉर्मूला भी, ये भी डिस्कस कर लेते हैं। L इक्वल्स टू होता है R वेक्टर क्रॉस P वेक्टर। दिस इज द रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम
एंड लीनियर मोमेंटम। ठीक है, P को हम क्या लिख सकते हैं, लीनियर मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। तो अगर मैं बिना वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो ये आ जाएगा R इंटू में mv, तो L इक्वल्स टू mvr। ये आ गया। हमने क्या बोला कि अगर प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में, उसका एंगुलर मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट है, चेंज नहीं कर सकते हम। ठीक है, चलो ये भी टर्म कांस्टेंट आ गई, मास भी कांस्टेंट है, इसको इधर ले जाऊं तो वी आर क्या आएगा, एल अपॉन में है, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो पूरी डिवीजन ही कांस्टेंट आ गई। वी आर क्या आया, कांस्टेंट। अगर मैं आर को उधर लेकर जाऊं तो इट इज रिटन एज, इट कैन बी रिटन एज आर। कैसे लिख सकते हैं बेटा हम इसको, दैट v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। क्या मतलब है इसका, कि अगर डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन, अगर प्लैनेट सन से दूर चले जाएगा, दूर जाने का मतलब है डिस्टेंस बढ़ गया, तो प्लैनेट की वेलोसिटी कम हो जाएगी। और जब प्लैनेट सन के पास में आ गया, मतलब डिस्टेंस कम हो गया, तो उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। इसका मतलब है एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट करने के लिए वेलोसिटी बार बार चेंज होती रहती है, वेलोसिटी बार बार चेंज होती रहती है, स्पीड बार बार चेंज होती रहती है। तो प्लैनेट कैसे रिवॉल्व कर रहा है, विद चेंजिंग स्पीड। कैसे रिवॉल्व कर रहा है, एक मैं एग्जांपल देता हूं। लेट्स से ये सन है, ये पहले हम एलिप्स बना देते हैं, ये सन है। मान लेते हैं अगर प्लैनेट ने रिवॉल्व करना है तो किस तरीके से रिवॉल्व करेगा, तो यहां से शुरू करते हैं। इसकी वेलोसिटी जैसे सन के पास जा रहा है बढ़ रही है, तेज हो गई, कम हो रही है, फिर बढ़ रही है, फिर कम हो रही है, फिर बढ़ रही है, फिर कम हो रही है। तो इस तरीके से प्लैनेट चेंजिंग वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है अराउंड द सन। चेंजिंग वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है अराउंड द सन। अच्छा, अगर इसकी स्पीड कांस्टेंट नहीं है तो बेटा अपने आप अंदाजा लगाओ, क्या इसकी काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगी या चेंज होगी। अगर स्पीड कांस्टेंट नहीं है तो काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट नहीं होगी। काफी बार ये एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है। और चीज, अगर इसकी स्पीड कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, तो क्या मोमेंटम कांस्टेंट होगा, नहीं होगा। तो जब भी प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द सन, उसका लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट नहीं है, लेकिन एंगुलर मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट होगा, और मास तो कांस्टेंट होता ही है। ठीक है, ये चार चीजों के बारे में हमने डिस्कस करें। एल, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं होती क्योंकि स्पीड चेंज हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होती है, लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट नहीं होता, मास कांस्टेंट होता है। इनके बारे में ध्यान रखना, क्या क्या चीजें कांस्टेंट होती हैं और क्या क्या चीजें कांस्टेंट नहीं होती। दिस वाज केपलर सेकंड लॉ। अब इसके थर्ड लॉ के ऊपर चलते हैं। केपलर्स थर्ड लॉ, जिसे लॉ ऑफ पीरियड्स भी बोला जाता है, लॉ ऑफ पीरियड्स भी बोला जाता है। अब केपलर्स थर्ड लॉ क्या है, कि स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सेस। स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सेस। सिंपल भाषा में बोला जाए, जितना प्लैनेट सन से दूर होगा उतना ही उसका टाइम पीरियड होगा। जितना ज्यादा प्लैनेट दूर होगा, क्योंकि प्लैनेट अगर दूर होगा तो उसकी सेमी मेजर एक्सेस उतनी लंबी होगी। ठीक है, जितना प्लैनेट दूर होगा सन से उतना ही ज्यादा उसका टाइम पीरियड होगा, उतना ही ज्यादा टाइम लेगा एक चक्कर लगाने में अराउंड द प्लैनेट। ठीक है, दिस इज केपलर थर्ड लॉ। अगर हम इसको प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटा देते हैं तो यहां पर एक कांस्टेंट के आएगा,
कांस्टेंट के बारे में बात करेंगे बेटा, कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है और इसकी यूनिट क्या होती है, सारा हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर हम दो प्लैनेट्स की बात करें, फॉर टू प्लैनेट्स, पहले प्लैनेट के लिए, फर्स्ट प्लैनेट के लिए मैं इसको बोल देता हूं T1 का स्क्वायर इज डायरेक्ट, T1 का स्क्वायर इक्वल्स टू K इंटू R1। लेट्स से सेकंड प्लैनेट के लिए मैं बोल देता हूं T2 का स्क्वायर इज इक्वल टू K R2 का क्यूब। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूं तो T1 का स्क्वायर अपॉन T2 का स्क्वायर इक्वल्स टू K R1 का क्यूब अपॉन में R2 का क्यूब, K से K गया। इसको हम यूज कर सकते हैं काफी न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, और इसके बेटा न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, जैसे कि एनसीईआरटी के अंदर काफी न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं, तो ये हम यूज कर सकते हैं उन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। आगे बढ़े, दो क्वेश्चन और आते हैं पेपर में कि डिड्यूस केपलर्स थर्ड लॉ फ्रॉम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, या उल्टा क्वेश्चन भी आ जाता है कि डिड्यूस न्यूटन्स थर्ड लॉ फ्रॉम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फ्रॉम केपलर्स थर्ड लॉ। तो पहले हम पहला क्वेश्चन कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, फर्स्ट क्वेश्चन, डिड्यूस केपलर्स थर्ड लॉ फ्रॉम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से केपलर का तीसरा लॉ हमने प्रूव करना है, ठीक है। चलो पहले चीज शुरू कर रहे हैं बेटा कि अगर प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द सन, रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द सन, तो उसके पास सेंट्रीपिटल फोर्स तो जरूरी है। अब मैंने एक बार बताया था आपको कि सेंट्रीपिटल फोर्स कभी भी अपने आप नहीं पैदा होती, कोई और फोर्स होगी जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करवा रही होगी। अगर वो फोर्स नहीं है तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी एग्जिस्ट नहीं करेगी, सिंपल भाषा। अब जब प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द सन, तो कौन सी फोर्स है ऐसी सन और प्लैनेट के बीच में जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करवा रही है, सोचो जरा। देयर शुड बी अ ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करवा रही होगी, इसका मतलब है वो दोनों आपस में इक्वल होंगी। चलो, तो सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी इक्वल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, शुड बी इक्वल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला mv स्क्वायर अपॉन में आर। एक और चीज करते हैं, एक स्टेप ना बढ़े, हम ये फॉर्मूला लिखते हैं एम आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। दिस इज ऑल्सो अ मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स which should be equal to the gravitational force which is gm upon में r का स्क्वायर, ठीक है। मास से मास ऑफ द प्लेनेट कट गया। अच्छा एक और चीज बेटा, स्मॉल m जो है वो यहाँ पे मास ऑफ प्लेनेट है, मास ऑफ प्लेनेट, और कैपिटल M जो है वो मास है सन का। मास ऑफ प्लेनेट को कट गए। ओमेगा को हम लिख सकते हैं 2 पाई बाय कैपिटल टी, उसका स्क्वायर है जी एम एम अपॉन में आर का स्क्वायर। आर स्क्वायर यहां पर जाके आर क्यूब हो जाएगा। 4 पाई स्क्वायर अपॉन में टी स्क्वायर इक्वल्स टू जी एम एम, आर स्क्वायर इधर आके आर क्यूब हो गया था, लिखेंगे नहीं हम, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इन दोनों को भी इंटरचेंज करते हैं, टी स्क्वायर यहां पर, जी एम यहां पर, ये हो जाएगा टी स्क्वायर वुड बी इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर अपॉन में जी एम इंटू में आर का क्यूब। अब ध्यान से देखना बेटा, 4 एक कांस्टेंट टर्म है, कॉमन सेंस है, 4 को 5 थोड़ी ना लिख सकते हैं। 4 एक कांस्टेंट टर्म है, पाई एक कांस्टेंट टर्म है, पाई का स्क्वायर भी कांस्टेंट ही होगा, जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी एक कांस्टेंट ही है, मास ऑफ सन भी कांस्टेंट है, हम चेंज नहीं कर सकते।
तो चलो इसी से लिख देते हैं, टी स्क्वायर इक्वल्स टू, इस कांस्टेंट को लेट से मैं एक और कांस्टेंट दे देता हूं विच इज के। आ गया कि मैंने बोला था कि यहां पर हम के को देखेंगे कैसे निकलती है वैल्यू, तो के की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, यूजिंग दिस 4 पाई स्क्वायर अपॉन में जीएम। अगर मैं इसको हटा दूं, अगर मैं इसको हटा दूं तो एक प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगेगा और हमारे पास केपलर थर्ड लॉ आ जाएगा, वेयर के को हमने क्या बोल दिया, इट इज 4 पाई स्क्वायर अपॉन में जीएम। इसको ध्यान से पढ़ लेना बेटा, इसी तरीके से हम के की वैल्यू निकालेंगे। चलो, दिस इज केपलर थर्ड लॉ फ्रॉम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। मेरे ख्याल से अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम उल्टा पढ़ेंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फ्रॉम केपलर थर्ड लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा बच्चे, डिड्यूस न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फ्रॉम केपलर्स थर्ड लॉ। डिड्यूस न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फ्रॉम केपलर्स थर्ड लॉ, फ्रॉम केपलर्स थर्ड लॉ। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, हमने सीधा शुरू करेंगे बेटा, सेंट्रीपिटल फोर्स तो लग रही है, ठीक है, सीधा सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला लगा रहे हैं। दैट सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, F इक्वल्स टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। और यही सेंट्रीपिटल फोर्स आगे जाके देखना, क्योंकि हम यही बोल रहे हैं ना कि सेंट्रीपिटल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अराइज हो रही है। आगे जाके क्या बोलेंगे, यही सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रूव कर देंगे, यही ग्रेविटेशनल फोर्स है। इन शॉर्ट क्या करना है हमने, इसी सेंट्रीपिटल फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स में कन्वर्ट कर, खत्म, आ जाएगा। ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, एम आर 2 पाई बाय कैपिटल टी का स्क्वायर। दिस इज टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। बेटा हमेशा याद रखना, इसमें और इसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। ये तो कोई भी टाइम हो सकता है, कैपिटल टी हमेशा टाइम पीरियड होता है। टाइम पीरियड का सिंबल लिखना है, हमेशा कैपिटल टी लिखना है, ठीक है। वो इशारा गलत हो गया, जमीन आसमान का, जमीन नीचे आसमान। एफ इक्वल्स टू हो जाएगा एम आर 4 पाई स्क्वायर अपॉन में टी स्क्वायर। अब कहां पर इसका कैपिटल थर्ड लॉ का यूज होगा, यहां पर टी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, के आर क्यूब, 4 पाई स्क्वायर अपॉन में के आर क्यूब। क्यों, यूजिंग कैपिटल थर्ड लॉ, टी स्क्वायर इज के आर क्यूब। चलो आगे, अब आर से आर कट गया, आर से आर क्यूब कट गया, यहां पर बचा आर स्क्वायर। तो हमने बोल दिया इट इज 4 पाई स्क्वायर अपॉन में के को अलग रख दिया और एम अपॉन में आर स्क्वायर को अलग रख दिया। अब ध्यान से देखना, हमने बोला था दैट के इक्वल्स टू होता है 4 पाई स्क्वायर अपॉन में जीएम। एक काम करते हैं बेटा, जीएम यहां पर और के यहां पे ले आओ, सिंपल भाषा। तो जीएम इक्वल्स टू हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर अपॉन में के। तो 4 पाई स्क्वायर अपॉन में के को क्या लिख सकते हैं, जी लिख देते हैं। तो F इक्वल्स टू जीएम एम अपॉन में आर का स्क्वायर। अब हुआ क्या है, हमने क्या बोला था, कौन सी फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है, ग्रेविटेशनल फोर्स। करा क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स को ही लिखा है, आगे जाके सेंट्रीपिटल फोर्स ही कन्वर्ट हो गई है, सेंट्रीपिटल फोर्स ही कन्वर्ट हो गई है ग्रेविटेशनल फोर्स में, क्योंकि अराइज ही वहां से हो रही थी, ठीक है, होना भी यही चाहिए था। तो दिस इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फ्रॉम केपलर थर्ड लॉ। यहां पर हमने केपलर थर्ड लॉ लगाया। बढ़े आगे, नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट टॉपिक इज इटसेल्फ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब न्यूटन भैया ने क्या करा, उनके ऊपर सेब गिरा, कुछ गिरा, लोग बहुत सारी चीजें बोलते हैं कि सेब ही गिरा तभी क्यों चीजें आई उसके दिमाग में। बेटा अगर और कुछ भी गिर जाता ना तो भी उसके दिमाग में चीजें आई जाती। आपसे ज्यादा होशियार था वो बंदा, इतनी चीजें उस बंदे ने दी थी। न्यूटोनियन फिजिक्स कभी पढ़ो आप, कितनी चीजें उसने दी है। इन शॉर्ट आज की जो साइंस है, आज की जो फिजिक्स है, वो उसी बंदे की देन, ठीक है।
तो मेरे ख्याल से अगर न्यूटन ना होता तो हम फिजिक्स में या फिर साइंस में इतने ज्यादा एडवांस ना हो पाते, या कुछ चीजें छूट जाती हमारे से। चलो फिलहाल उसके कंट्रीब्यूशन के बारे में नहीं पढ़ते, हम इधर आते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब न्यूटन ने क्या करा बेटा, इसका लॉ जो है वो कंप्लीटली ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड था। ठीक है, अब इसने ऑब्जर्व क्या करा, क्या चीजें ऑब्जर्व करी। इसने ये बोला, पहले हम जो इसने बोला ये पढ़ लेते हैं, कि एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, ठीक है, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, मैं यहां पे खड़ा हूं, मेरे रूम में बहुत सारी चीजें, मोबाइल है, स्टैंड है, पेंसिल है, मेरे हाथ में पेन है, ये हैंकी है ताकि इसको साफ कर सकूं, या भी जो भी इसको बोलते हैं, रुमाल वगैरह। इन शॉर्ट, कमरे में बहुत सारी चीजें, कमरे के बाहर बहुत सारी चीजें हैं, घर के बाहर बहुत सारी चीजें हैं, प्लेनेट है, प्लेनेट के बाहर बहुत सारी चीजें, अदर प्लेनेट्स है, फिर गैलेक्सीज हैं, जो भी चीजें हैं, सन है। तो एक बॉडी जो है, यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं उन सारी चीजों को अट्रैक्ट करती है। मतलब मैं यहां पे खड़ा हूं और मैं यूनिवर्स के अंदर जितनी चीजें हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, वो सारे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा हूं। यूं बोल दो कि वो सारे ऑब्जेक्ट भी मेरे ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, तो उस बंदे ने क्या बोला कि एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स। ठीक है, लेकिन वो अगर अट्रैक्ट कर रहा है, अट्रैक्शन और रिपल्शन में फोर्स लगती है। ठीक है, तो अगर वो ऑब्जेक्ट किसी अनदर ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा होगा तो किसी फोर्स के कारण ही अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो एवरी ऑब्जेक्ट, दोबारा से हो जाए, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट। तो सिर्फ एक मास के ऊपर ये फोर्स डिपेंड नहीं करती है, प्रोडक्ट ऑफ मासेस के ऊपर डिपेंड करती है। इतना भी ध्यान रखना, जितना प्रोडक्ट ऑफ मास ज्यादा उतनी फोर्स ज्यादा। अब काफी बच्चे क्वेश्चन कर रहे हैं, सर मैं ये पेन गिरा रहा हूं नीचे, तो ये अर्थ के पास जा रहा है क्योंकि अर्थ उसको अट्रैक्ट कर रही है, मेरी तरफ क्यों नहीं आ रहा, मैं भी तो कर रहा हूं अट्रैक्ट। आप इनका बोला बेटा, हम दोनों का, इस पेन का और मेरा प्रोडक्ट ऑफ मासेस इतना ज्यादा कम है कि फोर्स भी कम है। तो इस फोर्स को एक्सपीरियंस करने के लिए, इस फोर्स को देखने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए प्रोडक्ट ऑफ मासेस बहुत ज्यादा चाहिए हमें, तभी एक्सपीरियंस है, तभी हम ऑब्जर्व कर पाएंगे, नहीं तो ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। जैसे अगर मैं नीचे पेन गिर दूंगा तो ये पेन अर्थ के पास जाना चाहेगा मेरे से ज्यादा, क्योंकि मासेस का प्रोडक्ट बहुत ज्यादा है उनका। एंड ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू मासेस। ठीक है, ये भी क्वेश्चन करते हैं कि सर सन जो है वो अर्थ को अट्रैक्ट कर रही है, तभी अर्थ जो है उसके आसपास घूम रही है, मुझे भी तो अट्रैक्ट कर रही है, तो मैं क्यों नहीं जा रहा। बेटा डिस्टेंस इतना ज्यादा है कि फोर्स बहुत ज्यादा कम होगी। हमारा मतलब मेरा और अर्थ का, या हमारा बोल देते हैं, मेरा या अर्थ का डिस्टेंस बहुत कम है, तो मैं जाना चाहूंगा, मेरी बॉडी जाना चाहेगी अर्थ के पास एज कंपेयर टू सन के पास। चल, अगर मैं इन दोनों को इकट्ठा लिख दूं, प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन में r का स्क्वायर। ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाऊंगा तो इट इज, प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाऊंगा तो एक कांस्टेंट लगेगा विच इज नोन एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब एक और बात देखो, इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में ना कभी भी न्यूटन ने बात नहीं करी। इस ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में कभी भी न्यूटन ने बात करी, उसने सिर्फ यहां तक रोक दिया ऑब्जर्वेशन की बेसिस पे। ठीक है, कि हम जो फोर्स लग रही है, जो अट्रैक्टिव फोर्स लग रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। जो भी ये फोर्स लग रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी प्रोडक्ट ऑफ मासेस के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो बाद में जाके, काफी बाद में जाके केवेंडिश नाम का साइंटिस्ट आया था, केवेंडिश नाम का साइंटिस्ट आया था, उसने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू हमें दी थी विच इज 6.67 into 10 raised to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर।
केवेंडिश नाम के साइंटिस्ट ने हमें कैपिटल जी की वैल्यू दी थी। एक लंबा चौड़ा एक्सपेरिमेंट है केवेंडिश एक्सपेरिमेंट, जिसमें हम कैपिटल जी की वैल्यू निकालते हैं और इसे बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। व्हाई इट इज नोन एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट? बिकॉज पूरे यूनिवर्स में अगर आप देखेंगे तो ये वैल्यू कांस्टेंट होती है। ठीक है, दिस वाज ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला जो न्यूटन ने दिया था, या यूं बोलो कि बाद में ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू जब केवेंडिश ने निकाली तब ये फॉर्मूला हमारे पास आया। न्यूटन तक सिर्फ ये यहां तक था। ठीक है, अब इस चीज को देखो बेटा बड़े ध्यान से, that gravitational force is inversely proportional to square of distance between them। इसी के कारण इसे इनवर्स स्क्वायर लॉ बोल दिया जाता है। okay? अब यहां पर आते हैं दोबारा से, हमने बोला एक और चीज देखते हैं यहां पे, दिस इज पहली बॉडी m1, दिस इज दूसरी बॉडी m2, एंड दोनों के बीच में सेंटर तक का डिस्टेंस हमने r बोल दिया। ठीक है, अच्छा एक और चीज देखो, पहली वाली बॉडी दूसरी वाली बॉडी के ऊपर अपनी तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है। ठीक है, और दूसरी वाली बॉडी पहली वाली बॉडी के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही होगी। क्या ये ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल होंगी? बिल्कुल इक्वल होंगी बेटा। ये वाली अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बात करें तो इट इज जी, पहला मास m1, दूसरा मास m2 अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर। जब सारी वैल्यूज इक्वल है तो ये दोनों फोर्सेस भी आपस में इक्वल होंगी। और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है इट फॉलोज द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है इट फॉलोज द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये दोनों फोर्सेस आपस में इक्वल है मैथमेटिकली और डायरेक्शन इनकी अपोजिट है। दिस लॉ फॉलोज द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आगे फोर्स है, फोर्स हमेशा वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसी को अगर मैं वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं तो कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? एफ वेक्टर इक्वल्स टू एफ इंटू में वेक्टर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड इंटू में डायरेक्शन। अच्छा, अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी? इसकी डायरेक्शन देने के लिए ना मैं यहां पे आर कैप लिख देता हूं। ठीक है, मतलब ये फोर्स किसके अलोंग लग रही है? इसी आर के अलोंग ये फोर्स लग रही होगी। जितना इनके बीच में डिस्टेंस होगा ना उसी आर के अलोंग ये फोर्स लग रही होगी। चलो, अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड लिखूं तो एफ वेक्टर इक्वल्स टू आ जाएगा जी एम एन अपॉन में आर का स्क्वायर इंटू में आर कैप। अब एक और चीज देखिए, अगर मैं इसको लिखूं आर वेक्टर इक्वल्स टू आर इंटू में आर कैप, यहां से बेटा आर कैप निकाल लो, इसे यहां पर पुट कर देते हैं। ठीक है, ऑल्सो यहां पे नेगेटिव साइन भी मैं लगाना चाहता हूं। क्यों नेगेटिव साइन? क्योंकि पॉजिटिव फोर्सेस हमेशा रिपल्सिव नेचर शो करती हैं, नेगेटिव फोर्सेस हमेशा अट्रैक्टिव नेचर शो करती हैं। अब कुछ फोर्सेस होती हैं जो बेटा रिपल्सिव भी होती हैं अट्रैक्टिव भी होती हैं, तो उनके आगे साइन की ना हम कोई वो नहीं लेते कि साइन लगाना है या नहीं लगाना। ठीक है, अट्रैक्टिव होगी तो नेगेटिव लगा देंगे, नहीं होगी तो पॉजिटिव लगा के छोड़ देंगे, कोई बात नहीं। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है? ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। तो इस बात का ध्यान रखना, जब भी आप ग्रेविटेशनल फोर्स लिखोगे वेक्टर फॉर्म में तो ये नेगेटिव साइन साथ में जरूर लगाना, बिकॉज इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। ठीक है, आर कैप की वैल्यू पुट कर देते हैं तो एफ वेक्टर हो जाएगा माइनस जी एम एम अपॉन में आर स्क्वायर, आर कैप की वैल्यू आ गई आर वेक्टर अपॉन में, इनको मल्टीप्लाई कर दोगे फाइनली हमारे पास ये आ जाएगा माइनस जी एम एम अपॉन में आर स्क्वायर इंटू में आर इज आर क्यूब इंटू में आर वेक्टर। दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या ग्रेविटेशनल फोर्स। इसी का बेटा हमने आगे यूज करा केपलर सेकंड लॉ में, जब हमने एक्सटर्नल टॉर्क, वीडियो पीछे करके देखना, जब एक्सटर्नल टॉर्क को प्रूव कर रहे हैं ना कि जीरो क्यों होते हैं, इसी का फॉर्मूले का यूज करा है हमने। ठीक है, देख लेना। चलो आगे बढ़े। एक ग्रेविटेशन क्वेश्चन आता है बेटा, ग्रेविटेशन और ग्रेविटी में क्या फर्क है? ग्रेविटेशन जो है एक फिनोमेना है, एक लॉ है जिसके अकॉर्डिंग कोई भी बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकती है। लेकिन ग्रेविटी एक फिनोमेना है, स्पेशल केस है ग्रेविटेशन का, जिसमें सिर्फ अर्थ जो है वो किसी बॉडी को अट्रैक्ट करती है। ग्रेविटेशन में कोई भी दो बॉडीज
ग्रेविटी में अर्थ और कोई भी एक बॉडी, किसी बॉडी को अगर अट्रैक्ट कर रही है। नेक्स्ट इज द टॉपिक ऑफ बेटा फ्री फॉल। फ्री फॉल आपको पता होगा, फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट क्या होता है? वो ऑब्जेक्ट जो सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, कोई और एक्सटर्नल फोर्स इसके ऊपर नहीं लग रही। जैसे कि लेट से मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, मार्कर है, अगर मैं इसको गिरूंगा तो इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी और कोई फोर्सेज नहीं लगेगी। तो जब तक ये नीचे गिर रहा है अपने आप, ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, तब तक मैं इसको फ्रीली फॉलिंग बॉडी बोलूंगा। ठीक है। नेक्स्ट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सिंपल भाषा में देखो, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, जब भी किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगती है तो वो एक्सेलरेट करता ही करता है। जब भी किसी बॉडी के ऊपर कोई भी फोर्स लगेगी, एक्सेलरेट वो ऑब्जेक्ट करेगा ही करेगा, बिना किसी रुकावट के करता रहेगा एक्सेलरेट। ठीक है। फोर्स लगनी बंद हो गई, एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने बोला कि इस पेन को मैंने गिराया नीचे की तरफ, कौन सी फोर्स लगी इसके ऊपर जिसके कारण ये नीचे आ रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ग्रेविटेशनल फोर्स अगर लग रही है जिसके कारण ये मार्कर नीचे गिर रहा था, तो एक्सेलरेशन भी ग्रेविटी के कारण हो रही है, अर्थ की ग्रेविटी के कारण। तो वो एक्सेलरेशन जो अर्थ की ग्रेविटी के कारण होती है उसे ही बोल देते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है। तो इसको लिखते कैसे? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को जी से डिनोट करते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को जी से डिनोट करते हैं। आगे जाके अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं कि किन किन फैक्टर्स के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड करती है। बट अर्थ में इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, विच इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अर्थ में इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है। और बेटा इस बात का ध्यान रखना, सबको पता ही होगा, वैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अगर एक ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, एक्सेलरेट कर रहा है। एक्सेलरेशन का मतलब है वेलोसिटी का चेंज होना पर यूनिट टाइम, मतलब इसकी वेलोसिटी बार बार चेंज हो रही है। अगर नीचे गिरूंगा, अगर मैंने नीचे फेंका है तो इसकी वेलोसिटी बढ़ रही होगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि नीचे गिरते हुए ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पॉजिटिव होगी। ऊपर फेंकूंगा, यहां पर वेलोसिटी बढ़ेगी। ऊपर फेंकूंगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नेगेटिव लेनी पड़ेगी और वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी। ये भी पता होगा फाइनल पॉइंट पे जाके वेलोसिटी जीरो हो जाती है, एंड सो ऑन। अभी हम करते हैं आगे। फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हमने बोला लेट्स से अर्थ है जिसका मास m है, ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है जिसका मास स्मॉल m है। इन दोनों के सेंटर से सेंटर तक का डिस्टेंस अभी स्मॉल आ रहा है, नीचे आई जा रहा है, बार बार नीचे आ रहा है, तो वेलोसिटी बढ़ रही होगी। लेकिन किसी भी पॉइंट पे इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी होगी? GMM अपॉन में r का स्क्वायर। फर्स्ट इक्वेशन। और क्योंकि अर्थ अट्रैक्ट कर रही है, कोई भी प्लेनेट अट्रैक्ट कर रहा है, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होगी? यूजिंग द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स ऑफ ग्रेविटी वुड बी mg। इन दोनों को रिलेट कर देते हैं तो mg आ जाएगा GMM अपॉन में r का स्क्वायर। m से m कट गया तो g इक्वल्स टू बचा GM अपॉन में r का स्क्वायर। मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसके ऊपर डिपेंड करती है? मास ऑफ द प्लेनेट के ऊपर। जितना मास ज्यादा होगा उतनी ही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी ज्यादा होगी। देखो, अर्थ का मास क्या होता है? अर्थ का मास ज्यादा होता है, कितना होता है? 6 इंटू 10⁻24 kg, आई गेस इतना ही होता होगा। ठीक है। और मून का मास कितना होता है? 7.2 इंटू 10⁻22 kg, इतना ही होता होगा। किसका मास ज्यादा बेटा, अर्थ का या मून का? श्योरली अर्थ का। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहां ज्यादा होगी? अर्थ पर ही ज्यादा होगी। कितनी होती है अर्थ पे? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
मून पे कितनी होती है 1.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि मून का मास भी कम है तो जी भी कम, मास ज्यादा तो जी भी ज्यादा, डायरेक्ट रिलेशन है। बाकी डिस्टेंस के ऊपर हम आगे बात करेंगे, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आप मास ऑफ द प्लैनेट पुट करके और रेडियस ऑफ द प्लैनेट पुट करके जी की वैल्यू उसके ऊपर निकाल सकते हैं ऑन द सरफेस ऑफ दैट प्लैनेट, क्योंकि सरफेस पे जब तक ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होगा, जब तक सरफेस पे ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होगा तो दोनों के बीच का डिस्टेंस रेडियस ऑफ प्लैनेट के इक्वल हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर सरफेस पे ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, इफ द ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट ऑन सरफेस, तो ये डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट वुड बी रेडियस ऑफ द प्लैनेट। तो इट इज जीएम अपॉन में कैपिटल आर का स्क्वायर। तो आप मास ऑफ द प्लैनेट पुट करिए, रेडियस ऑफ द प्लैनेट पुट करिए, जी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। नेक्स्ट इज डिपेंडेंसी ऑफ द जी, वैल्यू ऑफ जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद रिस्पेक्ट टू एल्टीट्यूड एंड विद रिस्पेक्ट टू डेप्थ। सबसे पहले है विद रिस्पेक्ट टू एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब है कि मैं सरफेस ऑफ प्लैनेट से ऊपर की तरफ जा रहा हूं। जैसे ही मैं सरफेस ऑफ प्लैनेट से ऊपर की तरफ जाऊंगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू किस तरीके से चेंज हो रही है, बढ़ रही है या कम हो रही है, वो हम देखेंगे, ठीक है। वो हम देखेंगे। लेट्स से मेरे पास एक प्लैनेट है, दिस इज द प्लैनेट, चलो सेंटर ऑफ द प्लैनेट, ठीक है। और यहां पे लेट्स से पहले ऑब्जेक्ट प्रेजेंट था ए पॉइंट पे। अगर ऑब्जेक्ट ए पॉइंट पे प्रेजेंट है एंड दिस इज द रेडियस ऑफ द प्लैनेट, अगर ऑब्जेक्ट ए पॉइंट पे प्रेजेंट है एट पॉइंट ए, एट पॉइंट, तो जी की वैल्यू क्या होगी, जीएम अपॉन में आर का स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ जी। इसे फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं। लेट्स से ऑब्जेक्ट ऊपर जाना शुरू कर गया और किसी पॉइंट बी पर पहुंच गया, किसी पॉइंट बी पर पहुंच गया एट अ हाइट h फ्रॉम द सरफेस ऑफ द प्लैनेट। सरफेस ऑफ द प्लैनेट से h हाइट पे है, रेडियस r है। और एक और चीज करते हैं बेटा, इस पूरे डिस्टेंस को ना मैं स्मॉल r की वैल्यू दे देता हूं, पूरे डिस्टेंस को, पूरे डिस्टेंस को वैल्यू दे दी स्मॉल r। तो व्हाट इज स्मॉल r, इट इज कैपिटल R प्लस h, कैपिटल R प्लस h। ये ध्यान में रखना, इस पूरी डेरिवेशन में स्मॉल r क्या है, कैपिटल R प्लस h। एक चीज बेटा बीच में स्किप होगी, आपको पता ही होगी, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ जी, बात ही नहीं करी हमने। डायरेक्शन ऑफ जी इज, अगर मैं इस पॉइंट पे देखूं ऑब्जेक्ट तो ये किधर जाने की कोशिश करेगा, टूवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। तो जी की डायरेक्शन क्या होती है, टूवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। और क्योंकि एक्सेलरेशन है तो इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जरूर ध्यान रखना, ठीक है। अब ये शुरू करते हैं, चलो। एट पॉइंट बी, एट पॉइंट बी, पॉइंट बी पर हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का सिंबल ले लेते हैं जी डैश। कितना हो जाएगा, जीएम अपॉन में, यहां पर डिस्टेंस क्या है बी पॉइंट पे सेंटर ऑफ अर्थ और बी पॉइंट तक का, सेंटर ऑफ प्लैनेट एंड बी पॉइंट तक का इज आर स्क्वायर। और अगर मैं इसको थोड़ा सा खोल के लिखूं तो इट इज जीएम अपॉन में आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ये वाली चीज आ गई, इसको सेकेंड इक्वेशन देते हैं। अच्छा एक और चीज बेटा देखो, इससे हमें पता चल रहा है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर। हाइट बढ़ेगी तो आर बढ़ेगा, जिसकी वजह से जी डैश कम हो जाएगा। हाइट बढ़ने से, क्योंकि रेडियस तो बेटा आप चेंज नहीं कर सकते, हाइट बढ़ने से स्मॉल आर की वैल्यू बढ़ेगी, स्मॉल आर की वैल्यू बढ़ेगी तो जी डैश कम हो जाएगा, इनवर्स रिलेशन में है। तो अगर आप इनका ग्राफ बनाना चाहोगे तो दिस ग्राफ जी और आर का ग्राफ जो है वो कुछ इस तरीके से बने। आर की वैल्यू बढ़ रही है, सरफेस पे सबसे मैक्सिमम होगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आर की वैल्यू बढ़ेगी तो जी की वैल्यू, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू
हमेशा कम होगी। इसका मतलब यहीं पर हमें पता चल गया कि जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है वैसे वैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कम हो रही है। ठीक है, इन दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं 2/1। इट वुड बी g डैश अपॉन g इक्वल्स टू gm अपॉन में r प्लस h का होल स्क्वायर अपॉन में r का स्क्वायर। gm से gm गया, यहां पर आ जाएगा। एक तो बेटा हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ध्यान देना ये वाला कब फॉर्मूला यूज करना है, जब h जो है इज कंपेरेबल टू h। जब हम बहुत ज्यादा हाइट पे चले गए ना, जब हम बहुत ज्यादा हाइट पे चले गए, जैसे 1600 किलोमीटर पे चले गए, 1000 किलोमीटर पे चले गए, या फिर 2000 किलोमीटर पे चले गए, 3600 किलोमीटर पे चले गए, तो हम यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, इतना ध्यान रखना है। चलो आर स्क्वायर ऊपर चले जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, जी डैश अपॉन जी इक्वल्स टू आर स्क्वायर अपॉन में आर प्लस एच का होल स्क्वायर। कंपेयर करने के लिए ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं काफी क्वेश्चंस में। जी डैश इक्वल्स टू जी, यहां लिख देते हैं, जगह नहीं है बेटा, इधर आ जाओ। जी डैश इक्वल्स टू जी उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा जी आर स्क्वायर अपॉन में आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, ये भी यूज कर सकते हैं काफी क्वेश्चंस में फॉर्मूला, इन चीजों का ध्यान रखना। अब एक काम करते हैं, इन दोनों में से आर की वैल्यू ना कॉमन ले लेते हैं। जी ऊपर तो आर स्क्वायर रहेगा, इन दोनों में से हम आर की वैल्यू कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा आर। ध्यान से देखना स्टेप, जब कॉमन ले रहे हैं तो यहां पर बचेगा 1 और यहां पर आ जाएगा एच अपॉन में आर का होल स्क्वायर। तो जी डैश इक्वल्स टू आ जाएगा जी आर स्क्वायर अपॉन में पहले वाले का भी स्क्वायर और इस पूरे का भी स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्या। ठीक है, ये क्या बचा, डिनोमिनेटर में बचा, इसको हम ऊपर ले जाते हैं, तो जी डैश बचेगा जी। जब हम नीचे वाली वैल्यू ऊपर न्यूमरेटर में लेकर जाते हैं तो पावर माइनस में आ जाती है बेटा मैक्स, 1 प्लस एच अपॉन में आर का पावर माइनस। यहां पर क्या यूज करना है हम, अब हम यूज करेंगे बेटा बाइनोमियल एक्सपेंशन। बाइनोमियल एक्सपेंशन मतलब जब जब h की वैल्यू बहुत ज्यादा छोटी है r से, मतलब क्या है, हम किसी पहाड़ पे चढ़ गए, किसी एरोप्लेन में बैठे हुए हैं, वहां पर रेडियस ऑफ अर्थ जो है बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू हम सरफेस से जितना हाइट पे है। तो ये अब जो चीज आने वाली है ना बेटा, ये वाला फॉर्मूला तब यूज करना है जब हम पहाड़ पे हैं या फिर 10 किलोमीटर की हाइट पे हैं सरफेस ऑफ द अर्थ से, एरोप्लेन में बैठे हुए हैं, इन जगहों पर ये वाली चीज यूज करनी है। नहीं तो हम यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जो पहले मार्क करा था, थोड़ा सा पीछे जाके देख लेना। तो जब h इज वेरी वेरी मच लेस देन r, तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे g डैश इक्वल्स टू g -2 आगे आ जाएगा 1 माइनस 2h अपॉन में, एक ये फॉर्मूला दिया। दोनों ही फॉर्मूले पहले कौन सा लिखा था, जब कंपेरेबल था, g डैश इक्वल्स टू gm अपॉन में r प्लस h का होल स्क्वायर, या g डैश इक्वल्स टू जी आर स्क्वायर अपॉन में r प्लस h का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूले तब यूज करने हैं जब hs बहुत ज्यादा हाइट पे है। ये वाला फॉर्मूला तब यूज करना है जब इतनी ज्यादा हाइट पर नहीं है फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, एरोप्लेन में बैठे हैं, अभी जो बता दिया आपको। ठीक है, चलो दोनों ही फॉर्मूले से हमें पता चल रहा है कि हाइट बढ़ेगी तो g डैश की वैल्यू हमेशा कम ही होगी जितना सरफेस पे है। कैसे, यहां पर तो हम समझ गए थे कि वो इनवर्स रिलेशन है, ये कैसे बता रहा है, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, g माइनस 2h g अपॉन में r, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा। तो आप देखिए g डैश की वैल्यू वहां पर जितनी हो गई उसकी वैल्यू g से कुछ फैक्टर माइनस करके आ रहा है, मतलब 9.8 से आप कुछ फैक्टर माइनस करोगे तो वहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू आ रही है, दैट मीन 9.8 से कम ही होगी। तो हाइट बढ़ने से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू, ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कम ही होती है, ये हमने देख लिया है, ग्राफ भी आपके सामने था।
दो तीन चीजें बेटा और करनी है हमने। देखो कुछ चीजें और पूछी जाती हैं, जैसे कि अब ध्यान से देखना, सरफेस ऑफ अर्थ पे कितनी थी वैल्यू, सरफेस ऑफ अर्थ पे कितनी थी जी, वहां पर जाके एच हाइट पे जाके कितनी हो गई, एट हाइट एच इट बिकम्स लिख रहा हूं, ध्यान रखना, इट बिकम्स जी डैश, कितनी हो गई वो है जी डैश। डिक्रीज कितनी हुई, डिक्रीज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कितनी डिक्रीज हुई, इट इज जी माइनस डी डैश। कैसे निकालेंगे, ये वैल्यू पुट कर दो, जी माइनस जी डैश की वैल्यू क्या है, जी माइनस टू एच जी अपॉन में, नेगेटिव साइन अंदर लेकर जाओ, जी माइनस जी प्लस टू एच जी अपॉन में, यहां जी से जी गया, तो डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ जी कितनी आई, टू एच जी अपॉन में। लेट्स से सरफेस ऑफ अर्थ पे थी 9.8, वहां जाके कितनी हो गई, इट बिकम्स 6.2, तो डिक्रीज कितने का आया, 3.6 का, 3.6 का डिक्रीज आया। तो ये जो डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ जी है ना, वो ये निकाल लिया हमने, ठीक है, डिक्रीज कितने का आया। और यही अगर हम फ्रैक्शनल डिक्रीज निकालें, यहां पे कर दें छोटा सा है, अगर हम फ्रैक्शनल डिक्रीज निकालें तो फ्रैक्शनल डिक्रीज का फॉर्मूला होता है जी माइनस जी डैश अपॉन जी, जी माइनस जी डैश इज टू एच जी अपॉन आर, जी से डिवाइड कर देंगे तो फ्रैक्शनल डिक्रीज कितना होया, टू एच अपॉन में कैपिटल आर। और परसेंटेज डिक्रीज अगर हम निकाल लेंगे तो इसी फ्रैक्शनल डिक्रीज को परसेंटेज से 100 से मल्टीप्लाई कर देना, दिस इज अ परसेंटेज डिक्रीज। तो इन बातों का ध्यान रखना हमने कि डिक्रीज क्या है, फ्रैक्शनल डिक्रीज क्या है, परसेंटेज डिक्रीज क्या है। क्वेश्चन में इनमें से कुछ भी उठा के दे देंगे आपको, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, विद रिस्पेक्ट टू डेप्थ कितनी होगी वैल्यू, विद रिस्पेक्ट टू डेप्थ। लेट्स से ये हमारे पास बेटा कोई भी प्लेनेट है या अर्थ ले लेते हैं। अब यहां पर ए पॉइंट है, अब ए पॉइंट पे कितनी वैल्यू होगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, एट ए इट इज जी इक्वल्स टू जी एम अपॉन में आर का स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स वुड बी आर। लेट से गड्ढा खोदते खोदते ना वो नीचे जाना शुरू हो गया, जैसे ही नीचे जाना शुरू हुआ वो पॉइंट बी पर आ गया, यहां पर एक और स्फेयर मिलेगा उसे जिस स्फेयर पे वो खड़ा होगा। लेट्स से अब ऑब्जेक्ट जो है वो इस स्फेयर के ऊपर खड़ा हुआ है, ठीक है। और एक और चीज करते हैं बेटा, यहां पर ना पॉइंट ए पे जितनी भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू हो उसको मैं डेंसिटी की फॉर्म में करना चाहता हूं, ठीक है। तो g अपॉन में r का स्क्वायर, मास आपने सुना होगा बेटा, मास इक्वल्स टू होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, इधर जाएगा तो मास इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। क्यों हम करना चाह रहे हैं, देखो जैसे जैसे मैं गड्ढा खोद रहा हूं, डेप्थ में जा रहा हूं, वैसे वैसे क्या चेंज हो रहा है, रेडियस चेंज हो रहा है, रेडियस ऑफ अर्थ चेंज हो रहा है। क्योंकि यहां पर अगर मैं खड़ा होऊंगा तो रेडियस अब इतना हो गया, सरफेस ऑफ अर्थ पे इतना था, दैट मीन्स जैसे जैसे मैं नीचे जा रहा हूं तो जिस स्फेयर पे मैं खड़ा होऊंगा उसका वॉल्यूम भी चेंज होगा, ठीक है। डेंसिटी यहां पे कांस्टेंट ले रहे हैं, तो अभी मैं ए पॉइंट पे खड़ा था तो वॉल्यूम ये पूरा था, मैं बी पॉइंट पे खड़ा हूंगा, बी पॉइंट वाले स्फेयर पे खड़ा हूंगा तो वॉल्यूम कम हो गया रेडियस कम होने की वजह से। तो इसलिए मैं रेडियस या डेंसिटी की फॉर्म में निकालना चाहता हूं। वॉल्यूम ऑफ अर्थ क्या होगा एट पॉइंट ए पे, क्योंकि पूरा का पूरा, और यहां पर अर्थ को स्फेयर ले रहे हैं तो 4/3 पाई आर का क्यूब, ठीक है। आर स्क्वायर से आर क्यूब कट गया तो जी इक्वल्स टू आ गया 4/3 पाई
4/3 पाई जी रो आर, इसको लेते हैं पहली इक्वेशन। ठीक है, इसको लेते हैं पहली इक्वेशन। नेक्स्ट, अगर हम बी पॉइंट पे पहुंच जाएंगे तो बी पॉइंट पे जो स्फेयर है, ध्यान से देखना, बी पॉइंट पे जो स्फेयर है, और हम कितनी डेप्थ पे गए, डी डेप्थ पे गए, तो बी पॉइंट पे जो ये छोटा वाला स्फेयर है ना, उसका रेडियस कितना हो जाएगा, उसका रेडियस है आर माइनस डी। तो मैं डायरेक्टली यहां पर अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू लिखूं एट बी, तो कितना होगा, जी डैश इक्वल्स टू आ जाएगा 4/3 पाई जी रो आर माइनस जी, बिल्कुल सेम तरीके से। ठीक है, बिल्कुल सेम तरीके से इसको सेकेंड इक्वेशन दे देते। चलो, नहीं तो बेटा हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दैट जी डैश इक्वल्स टू 4/3 पाई जी रो आर। अगर आप बाकी सारी चीजें कांस्टेंट कर दोगे तो जी डैश जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। तो जैसे जैसे हम सेंटर ऑफ अर्थ से बाहर की तरफ निकलेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कम सॉरी बढ़ेगी। अगर हम सेंटर ऑफ अर्थ से बाहर की तरफ निकलेंगे तो बढ़ रही है, लेकिन हम अभी क्या कर रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं, सरफेस से अंतर की तरफ जा रहे हैं। अगर सरफेस से अंदर की तरफ जा रहे हैं तो डी बढ़ रहा है, मैथमेटिकली डी बढ़ रहा है। अगर डी बढ़ेगा तो आप खुद सोचो, डी बढ़ेगा तो ये पूरा फैक्टर कम हो जाएगा, डी बढ़ेगा तो ये पूरा फैक्टर जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि इसके बढ़ने से उतना ज्यादा फैक्टर माइनस हो रहा है। डी बढ़ने से ये पूरा फैक्टर कम हो रहा है, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी कम होगी, ध्यान रखना। ठीक है, तो जैसे जैसे हम डेप्थ में जा रहे हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कम हो रही है, जैसे जैसे सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ जा रहे हैं वैसे वैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कम हो रही है। उल्टा सेंटर से बाहर निकलेंगे तो बढ़ जाएगी, ध्यान रखना इस चीज का। तो क्योंकि ये डायरेक्ट रिलेशन है, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है, डी बढ़ने से ये पूरी वैल्यू कम हो रही है तो जी डैश की वैल्यू भी कम होगी। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे और डेप्थ का, तो डेप्थ के बढ़ने से जी की वैल्यू कम हो रही है, डायरेक्ट रिलेशन है। और जैसे ही सेंटर पे पहुंच गए डी की वैल्यू जीरो, डी की वैल्यू आर के इक्वल हो गई, यहां पर सेंटर पे पहुंच गए, तो यहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जीरो हो जाएगी। इस ग्राफ का भी बेटा ध्यान रखना। इसका मतलब सरफेस पे यहां पर जहां पे डी जीरो था तो वहां पे जी मैक्सिमम था, जो सरफेस ऑफ अर्थ पे हुआ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इनकी वैल्यूज का ध्यान रखना। ठीक है, डी बढ़ रहा है, ये वैल्यू कम हो रही है, ये भी वैल्यू कम हो रही है, डायरेक्ट रिलेशन है तो स्ट्रेट लाइन है। इस बात को ध्यान से समझना कि स्ट्रेट लाइन क्यों आ रही है, कर्व क्यों आ रहा है, ये वैल्यूज, ये चीजें जो है बहुत समझने वाली होती है। चलो, इन दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूंगा, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को 2/1, तो जी डैश अपॉन में जी आ जाएगा बेटा 4/3 पाई जी रो आर माइनस डी अपॉन में 4/3 पाई जी रो आर। सब कुछ कट जाएगा, बचा क्या, यहां पर करें जी डैश अपॉन में जी इक्वल्स टू आ जाएगा आर माइनस डी अपॉन में आर। इन दोनों के नीचे अलग से ले लो और साइमल्टेनियसली उधर जाके मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 1 आ गया, जी डैश इक्वल्स टू आ गया जी 1 माइनस डी बाय। यहां से भी हमें पता चल रही है कि जैसे जैसे हम डेप्थ में जा रहे हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कम हो रही है। क्यों, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, डी जी अपॉन में आर। तो अगर हम किसी डेप्थ में जा रहे हैं तो यहां से 9.8 में से कुछ फैक्टर माइनस होके जी डैश की वैल्यू मिल रही है। 9.8 से कुछ फैक्टर माइनस हो रहा है, इसका मतलब जी डैश की वैल्यू कम ही आएगी, सारा मैथमेटिकली है। और बेटा यहां पर भी जैसे हमने वो करा है ना, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ जी, और ये सारी चीजें यहां पर भी हम करेंगे। बट पहले एक और केस डिस्कस कर लेते हैं कि अगर यहीं पर ही डी इक्वल्स टू आर आ जाए, कितनी डेप्थ में चले गए, जितना रेडियस ऑफ अर्थ है, तो कहां पर पहुंच जाएंगे हम,
कितनी डेप्थ में चले गए? जितना रेडियस ऑफ अर्थ है। तो कहां पर पहुंच गए? सेंटर ऑफ अर्थ पे। सेंटर ऑफ अर्थ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी? कट गया, 1 बचा, 1 - 1 0, 0 इंटू जी 0। तो सेंटर ऑफ अर्थ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी? क्या एक्सपीरियंस करेगा ऑब्जेक्ट? वेटलेसनेस। वेटलेसनेस एक्सपीरियंस करेगा। कितनी कम हो गई? डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ जी। इन वैल्यू ऑफ जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ जी। डिक्रीज कैसे निकालेंगे? जितनी सरफेस पे थी माइनस डेप्थ में जाके कितनी हो गई? जी माइनस जी डैश, विच इज जी डैश की वैल्यू पुट कर देते हैं, ये वाली या ये वाली, जो मर्जी पुट कर दो, सेम ही बेटा, ये और ये सेम है, बस अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। मैथमेटिकली देख लिया करो, अंदर माइनस साइन ले जाओ तो जी माइनस जी डैश डिक्रीज आ जाएगा जी माइनस जी प्लस डी जी अपॉन में आर। तो ये कट गया, डिक्रीज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ गया डी जी अपॉन में आर। फ्रैक्शनल डिक्रीज कैसे निकालेंगे? इट इज जी माइनस जी डैश अपॉन में जी, विच इज डी जी अपॉन में आर अपॉन में जी। कट गया डी। दिस इज द फ्रैक्शनल डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ जी, डेप्थ डिवाइडेड बाय द रेडियस। इसी को अगर आपको परसेंटेज डिक्रीज में निकालना हो तो डी अपॉन आर से मल्टीप्लाई 100 कर देना, दिस इज द परसेंटेज डिक्रीज। बट एक बात का ध्यान रखना बेटा, जी सरफेस पे है, जी डैश वहां पे जाके कितना हो गया, और जी माइनस जी डैश कितने का डिक्रीज आया। ठीक है, इन बातों का खास ध्यान रखना। दिस वॉज द इफेक्ट ऑफ डेप्थ ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहां पर हमने देखा, अगर हम सरफेस ऑफ अर्थ से ऊपर जा रहे हैं तो भी कम हो रही है, डेप्थ में जा रहे हैं तो भी कम हो रही है, तो मैक्सिमम कहां पे है? करेक्ट, सरफेस ऑफ अर्थ पे। देखो, अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं, अगर हम इसका दोनों का इकट्ठे ग्राफ बनाते हैं जी की वैल्यू, ठीक है, हम ग्राफ क्या बना रहे हैं? फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ। सेंटर ऑफ अर्थ पे अभी हम प्रेजेंट है, सेंटर ऑफ अर्थ पे, और हम बाहर निकल रहे हैं। जब बाहर निकलेंगे सेंटर ऑफ अर्थ से, अभी पीछे हमने क्या डिस्कस करा कि वैल्यू बढ़ेगी। सेंटर ऑफ अर्थ से बाहर निकल रहे हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू बढ़ेगी। हम कहां पर आ गए? सरफेस ऑफ अर्थ पे, तो वहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू ये आ गई, आर इक्वल्स टू आर। उसके बाद बाहर जाएंगे तो ये रिलेशन आ जाएगा जी डैश इक्वल्स टू जी एम अपॉन में आर का स्क्वायर। ठीक है, अभी क्या है अंदर? जी डैश इक्वल्स टू 4/3 पाई आर, सॉरी, रो जी आर। तो ये दोनों डायरेक्ट रिलेशन में है, ये दोनों इनवर्स रिलेशन में है। आर बढ़ रहा है तो जी डैश भी बढ़ रहा है, आर बढ़ रहा है तो जी डैश कम हो रहा है। तो जैसे ही हम बाहर निकलेंगे आर बढ़ेगा, जी डैश कम हो जाएगा, तो ये रिलेशन वुड बी। ठीक है, लास्ट एक और चीज करनी बेटा आज हमने, कि इफेक्ट ऑफ वैल्यू ऑफ जी ऑन द शेप ऑफ अर्थ। शेप ऑफ अर्थ से क्या इफेक्ट पड़ता है? शेप ऑफ अर्थ, शेप ऑफ। अब अर्थ क्या है बेटा? अर्थ जो है वो कभी भी परफेक्टली स्फेरिकल तो नहीं होती। परफेक्टली स्फेरिकल नहीं है तो वो कौन सी शेप में है? लगभग लगभग हम ले लेते हैं कि ओवल शेप में है अर्थ। वैसे तो असली शेप ये भी नहीं है, ठीक है, लगभग लगभग हम ले लेते हैं कि ओवल शेप है। ओवल शेप में है तो देर आर टू थिंग्स, पोल्स और दूसरा इक्वेटर्स। अब अगर आप देखोगे तो पोल्स का डिस्टेंस जो है सेंटर ऑफ अर्थ से ज्यादा है, तो एट पोल्स ये वाला डिस्टेंस ज्यादा है, तो जी की वैल्यू, सॉरी उल्टा हो गया,
उल्टा हो गया बेटा। सेंटर ऑफ अर्थ से पोल का डिस्टेंस कम है, हो जाता है, सेंटर ऑफ अर्थ से पोल का डिस्टेंस कम है तो जी की वैल्यू वहां पर ज्यादा हो जाएगी। और अगर हम इक्वेटर पे देखेंगे, इक्वेटर्स पे, तो आर की वैल्यू सेंटर ऑफ अर्थ से रेडियस जो है डिस्टेंस ज्यादा है तो वहां पे जी की वैल्यू कम हो जाएगी। यहां पर जी की वैल्यू ज्यादा है, यहां पर जी की वैल्यू कम है। अच्छा एक और चीज बेटा आपको पता होनी चाहिए कि वेट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब आप खुद सोचो कि कहां पर वेट ज्यादा आएगा, पोल्स पे या इक्वेटर पे? क्योंकि जी की वैल्यू पोल्स पे ज्यादा है तो वहां पर वेट ज्यादा आएगा, और जी की वैल्यू इक्वेटर पे कम है तो वहां पर वेट भी हमारा कम ही आएगा। ठीक है, आज के लिए बेटा इस वीडियो में यही बहुत है, नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे हम शुरू करेंगे। ठीक है, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।